नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट का पीवाईक्यू कर रहे थे। आज उसका नेक्स्ट सेशन करेंगे। हम सीटेट के पीवाईक्यू में ईवीएस सेक्शन को कर रहे थे। सेक्शन वाइज हमारा चल रहा था, हम ईवीएस को कर रहे थे। थोड़ा सा समय लगा अगला वीडियो के लिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आपके थोड़ा से एनसीईआरटी के नोट्स तैयार हो रहे थे और वो नोट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे। उस नोट्स से आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी ईवीएस के फैक्ट वाले सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप ईवीएस सेक्शन में 30 में 30 नंबर पा लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो, इसके वीडियो अच्छे लगते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो अपडेट है नए वीडियो की एनसीईआरटी की, वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। ठीक है, और दूसरी बात, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप जा करके पीडीएफ ले सकते हैं। @GS Live विथ KK के नाम से है। आप जा करके वहाँ पे पीडीएफ इसका ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप जा करके उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम जितना भी ये पेपर करा रहे हैं, ये सारे पेपर हूबहू पेपर ही हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसे ही पेपर पूछा जाता है, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश हिंदी का डिवाइडेशन रहेगा कि आपकी कौन सी भाषा है, तो आपके सेक्शंस को ऐसे ही निकलेंगे, उसमें 30-30 क्वेश्चन का। और जो पेपर आया है हूबहू ऐसे ही आता है। हम आपको पूरा पेपर ही करा रहे हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर रहे हैं। चाहते तो इस क्वेश्चन को हम लगातार टाइप करके दे सकते थे, उससे क्या होता कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े दिखते, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे ही पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन मिलेगी आपको ऐसे ही मिलेगी, उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे दिखते रहते हैं और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होती है स्क्रीन से देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, लेकिन आपको आदत बनानी पड़ेगी और इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस में ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है? नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टा खड़े होंगे? तो अगर पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी का मानचित्र हम मान लें, ग्लोब जैसा गोल है, हम गोल ना मान करके एक जैसा मैप बनता है वैसे बना ले और इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जो हमारी समय रेखा जहाँ से स्टार्ट होती है, अगर उसको एक मानक मान लिया जाए जिस देशांतर से, तो 0 डिग्री देशांतर ये कहाँ से आता है? ये लंदन से होते हुए अफ्रीका से होते हुए आता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये लंदन और अफ्रीका को कट करता है तो भारत कहाँ होगा? इंडिया यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा, यहाँ पे अमेरिका होगा और यहाँ पे साउथ अमेरिका होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टा खड़ा व्यक्ति अगर इंडिया पे है, इंडिया पे कोई व्यक्ति खड़ा है, भारत पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसके सापेक्ष उल्टा ये तो होगा नहीं सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी है? गोलाकार में है। अगर पृथ्वी हमारी गोलाकार में है, ये यहाँ पे है, तो इसका सापेक्ष ये तो होगा नहीं। तो इसका सापेक्ष कौन होगा? इसका सापेक्ष ये होगा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पे खड़ा है और मतलब भारत पे खड़ा है, तो भारत से 8 डिग्री ऊपर खड़ा है, तो सीधी सी बात है ऑस्ट्रेलिया तो होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट पे आ रहा है। अर्जेंटीना होगा नहीं। ठीक है, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? नहीं, अर्जेंटीना, युगांडा नहीं होगा। अर्जेंटीना तो यहाँ पे आता है ना, अर्जेंटीना तो यहाँ पे आता है, और अर्जेंटीना क्या है? साउथ अफ्रीका का भाग है, तो अर्जेंटीना ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना भारत के सापेक्ष ही आता है, ये साउथ अफ्रीका का भाग है। ठीक है, तो हमारे जो सापेक्ष आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मैप है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, भारत पे कोई खड़ा है, ये इंडिया पे कोई खड़ा है, ये 0 डिग्री या मध्य समय रेखा गई है यहाँ से 0 डिग्री की, तो अर्जेंटीना की स्थिति जो होगी अभी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से गई है रेखा, ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, ये भारत है। तो भारत अगर गोल की अवस्था में है, तो ये अगर मान लीजिए गोला है, तो भारत के ठीक विपरीत कौन सी होगी? ये है अर्जेंटीना। ठीक है, ये है अर्जेंटीना, तो भारत के विपरीत कौन सा होगा? अर्जेंटीना होगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है, तो कहाँ से ना ऑस्ट्रेलिया आएगा, ना इंडोनेशिया आएगा, ना युगांडा आएगा। युगांडा यहाँ पे है, यहाँ के आसपास कहीं पे है, तो अर्जेंटीना ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? बुनाई का कार्य करते हैं। और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। वह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है? कह रहा है सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ, ये हमारे भारत की विविधता को दर्शा रहा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, भारत की विविधता को दर्शा रहा। और विविधता, भारत की विविधता से आपको हर सेक्शन में क्वेश्चंस मिले हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन से जरूर पूछा गया है विविधता को लेकर के। और एनसीईआरटी 4th क्लास के एनसीईआरटी में इसका 1, 2, 3 चैप्टर हैं, वहाँ से आपको कवर कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखेंगे आप, वहीं से ही क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पे ये कुछ इसके बारे में बताया गया है और यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोचमपल्ली कहाँ पे है? तो पोचमपल्ली है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु की एक जगह है पोचमपल्ली, जहाँ पर विविध इस तरीके की चीज़ें हैं। आप देखोगे ये जो साड़ियाँ हैं इसको हम पछोला साड़ियाँ कहते हैं, इसी को पोचमपल्ली साड़ियाँ कहते हैं। और इस ये साड़ियों को यहाँ का जीआई टैग भी मिला हुआ है और ये साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं पोचमपल्ली की। ठीक है, जो कह रहा है जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो इन साड़ियों के बारे में बात कर रहा है। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, कह रहे तमिलनाडु, तेलंगाना में। ये कहाँ पे है? ये है तेलंगाना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया में कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। आपको जो प्याज की खेती कैसे की जाती है उसके जो चरण हैं आपको उसको बताना है। जैसे जो लोग खेती करते हैं या जो लोग देखते हैं तो उनके लिए तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन सही हो सकते हैं? इसमें सही हो सकता है पहले गुड़ाई करना। पहले आप खेत का क्या करेंगे? गुड़ाई करेंगे, पहले खेत को कोड़ेंगे। ठीक है, जब आप खेत को गोड़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं? उसमें बीज बो देते हैं। आपने प्याज को लगा दिया, बीज बोने के बाद आपने देखा कि इसमें बहुत सारे खरपतवार आ गए। भाई जब प्याज जम जाती है तो उसमें बहुत सारी घास जम जाती है, तो उसको आपने हटा दिया, उसी को खरपतवार बोलते हैं, उसी को आपने हटा दिया। फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे आप जब प्याज तैयार हो जाए तो लाओ प्याज को उखाड़ लें, और प्याज को जब उखाड़ लेते हैं तो प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं उसे हटा देंगे। तो सबसे पहले लास्ट में क्या होगा? प्याज की सूखी पत्तियों को हटाएंगे, उसके पहले क्या करेंगे? प्याज को उखाड़ेंगे। ठीक है, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सबसे पहले क्या करेंगे? गुड़ाई करना, फिर उसके बाद बीज बोना, मतलब बी और सी सही हो जाएगा, बी सी दोनों है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? खरपतवार हटाएंगे, बी सी के बाद ए हो गया। ठीक है, उसके बाद प्याज को उखाड़ेंगे, बी सी ए के बाद ई हो गया, तो बी सी ए के बाद ई, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। आपने ये क्वेश्चंस पूरे जितने पेपर मैंने कराए हैं सब में देखे हैं, बस थोड़ा सा डिजिट का अंतर था, बाकी क्वेश्चंस आपको ये पूरे मिले हैं, हर पेपर में मिले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन तो जान लीजिए फिक्स सही है कि मैप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें मानचित्र को दर्शाने के लिए जो भी आंकड़े यूज किए जाते हैं, जो भी सेंटीमीटर के आंकड़े यूज किए जाते हैं एज ए स्केल फॉर्म में, मतलब मानचित्र की रेखा में जो भी स्केल के लिए यूज किए जाते हैं आप उसको ध्यान रखिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सीधे देता है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 13.3 सेंटीमीटर, तो मतलब 110 गुणे 13.3 यही कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर इसको गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा कितना? 0, 11 तिहाई 33 के 3 हासिल 3, 11 तिहाई 33 के 3 33 3 36 की 6 हासिल 3, 11 करना में 11 3 14 आ जाएगा 1.463 किलोमीटर। 1 2 3 4 1.463 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो आंसर सही हो जाएगा 1.4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर की बात कर रहा है और ये किस में आया है? मीटर में आया है। ठीक है, ये मीटर में आया है और ये किलोमीटर की बात कर रहा है। तो इसको 1000 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? भाग कर देंगे। तो 1000 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब 1 2 3 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये 0 0 तो यहाँ पे पहले से ना पॉइंट था, तो 0 तो उससे निकल गया था। 1 2 3 1.463। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है
कि नीचे दिए गए कथनों से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे, अल-बरूनी के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था। ये लगभग 1017 के आसपास अल-बरूनी आया हुआ था भारत में, ठीक है, के बारे में सही कथनों मोहम्मद गोरी के साथ ये आया हुआ था। वह एक यात्री थे जिन्होंने देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। ये कह रहे हैं कि वह एक यात्री थे जिन्होंने देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। वह अफगानिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। उन्होंने इन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश में भिन्न लगी। कह रहे हैं कि उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश में भिन्न लगी। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। तो अल-बरूनी जैसा कि आप सब जानते हैं कौन था? फारसी विद्वान था। कौन था? ये एक फारसी विद्वान था। और सबसे अच्छी बात ये किस भाषा में लिखता था? ये अरबी भाषा में लिखता था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी किस भाषा में अपनी रचनाएं करता था? वो करता था अरबी भाषा में, ठीक है। और दूसरी बात कि जो अल-बरूनी था ये उज्बेकिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से नहीं आया था। कहाँ से आया था? उज्बेक से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। ये आता है उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान की एक जगह है, इसका नाम है बेरुची। ये बेरुची से आया था। हाँ, ये मरा था। ये मरा था कहाँ? अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में मरा था, ना कि अफगानिस्तान से आया था। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ गए। और बाकी उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो हमारे देश से भिन्न लगी। हाँ बिल्कुल भाई, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो हमेशा उन चीज़ों के बारे में वर्णन जरूर करता है जो उसके देश से अलग होती हैं। उनकी पुस्तक में अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको मिलती है। क्या ये बहुत ज़्यादा दासों के बारे में वर्णन करता है, उस समय की समय परिस्थिति के बारे में वर्णन करता है। एक सामाजिक और राजनीतिक जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो ये यहाँ से दर्शाया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ए, सी और डी और ई, इसका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी, डी और ई, ठीक है, ए, सी, डी और ई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। बहुत बार ये जान लीजिए, आपको तीसरी या चौथी बार मिल रहा होगा। आप लगातार पेपर कर रहे हैं, मेरा छठा सेट ही है, तो आपको ये लगातार मिल रहा होगा कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है इन सभी जानवरों में। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहा है। इनका तीनों कोष्ठक का हृदय होता है, गलत, तीनों कोष्ठक के हृदय नहीं होते हैं, ठीक है। ये अंडे देते हैं, इनकी यही विशेषता है। ये सब के सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना। ये सब में एक ही ऑप्शन पूछा है, एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो ये अंडे देते हैं। ये आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जैसे हमारे आसपास में ये हमारे जो भी जानवर थे इनके बारे में बात की गई है, तो वहाँ पे बताया गया है कि ये इनकी जो समानता है, ये अंडे देते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अहमदाबाद में स्थित हैं, अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है, और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। भाई अहमदाबाद यहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। ये है अहमदाबाद, यहाँ पे गुजरात में है, और कह रहा है ये है दिल्ली। दिल्ली के बीच कोई रेखा खींची जाएगी तो दिशा कौन सी होगी? आप बताइए कौन सी दिशा होगी? ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये कौन सी दिशा होगी? कौन सी दिशा होगी? ये सीधी सी बात है, उत्तर पूर्व की दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व की दिशा होगी। ये दिशा होगी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की मीटर पर सेकंड में चाल। आ गया क्वेश्चन, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। यही फार्मूला लगाना है केवल चाल निकालने के लिए, ठीक है। अब
चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना है, दूरी कितनी है 144 और समय कितना है 2 घंटे। 214 दो दूनी 4 72। 72 को किस में बनकर मीटर पर सेकंड में बदलना है। भाग गुणे करेंगे किससे 5/18 से 18 चौक 72 5 चौक 20 20 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन आ गया सही, ये रहा। ठीक है, अब आप इसको कर लेंगे, हमें पता है आप कर लेंगे। आप अगर ध्यान से इसको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, ठीक है, और त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हमें लगता है तरह तरह से शब्दों को दे करके पूछा गया है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। जितने भी हमारे यहाँ त्यौहार बने हैं, जितने भी त्यौहार बने हैं उन सब में कोई ना कोई एक रीजन रहा है। ज़्यादातर त्यौहार जैसे लोहड़ी हो गया, ये सब क्या होता है कि जब आदमी फसल को बो लेता है, खाली हो जाता है तो त्यौहार मनाता है। तो मिजोरम में भी इस तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक साथ खाना पकाए जाते हैं, खाते हैं लोग और मज़े करते हैं। तो ये जो त्यौहार है इनका, इस त्यौहार को बोलते हैं चेराव। क्या बोलते हैं? चेराव। और चेराव नृत्य हमने आपको दिखाया ही था, पिछले वाले क्लास में ही बताया था कि डंडे को लेकर के ये सब नृत्य करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? चेराव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, तो उसी में वो अंडे देती है। पक्षियों की ऐसी स्पीशीज का नाम क्या है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का जो फैक्ट हैं, आपको सारे एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं, आपको मैं लगातार ये एनसीईआरटी के फैक्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जो शॉर्ट्स वीडियो होंगे उन शॉर्ट्स को आप देखते जाएंगे तो उसमें सारे एनसीईआरटी के ऐसे ही जितने भी फैक्ट हैं, क्लास 3 से लेकर के 5 के बीच के जो भी फैक्ट हैं, वो सारे फैक्ट हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। आपको बिल्कुल भी बस केवल शॉर्ट्स वीडियो को आप देख लेना है, आपको सारे फैक्ट के बारे में पता चल जाएंगे। ऐसे स्पीशीज के बारे में किसी न किसी जो क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, उस सारे सीटेट के फैक्ट के बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर पक्षियों की स्पीशीज की प्रजाति है, मतलब एक ऐसी पक्षी की प्रजाति बतानी है जिसमें क्या होता है कि जो नर पक्षी घोंसला बनाएगा तो उसमें जो मादा पक्षी होती है वो जाती है, घोंसलों को देखती है, उसको जो घोंसला अच्छा लगता है उसी घोंसले में वो अंडे देती है। तो ऐसी कौन सी पक्षी है? ऐसी पक्षी का नाम होता है बीवर। कौन सी पक्षी है? बीवर। हम आपको दिखा देते हैं ये कैसी पक्षी है। ये देखिए, जो इस प्रकार की पक्षी हम लोगों ने देखा है कि पेड़ों में लटकता हुआ ये घोंसला होता है। ठीक है, ये पेड़ों में लटकता हुआ घोंसला होता है। तो ये जो पक्षी होती है इस पे क्या करती है? घोंसला बनाती है। ये नर पक्षी घोंसला बनाता है, ये है नर पक्षी, और मादा पक्षी तब जा करके इसमें अंडे देती है। पहले इस घोंसले को पूरा भ्रमण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी जो पहले 9 थे, जम्मू कश्मीर को दोनों मिल गए तो 8 हो गया। ठीक है, 9 हो गया था। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश हुए थे तो 9 हुआ था। अभी दमन और दीव को मिला दिया गया है दादरा नगर हवेली के साथ। तो अब टोटल संख्या 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? ये क्वेश्चन पूछा। जो जीव दिए गए हैं ये क्रमशः किस वर्ग के जीव हैं? छिपकली कैसा जीव है? छिपकली एक सरीसृप जीव है। चमगादड़ कैसा जीव है? चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। कैसा जीव है? एक स्तनधारी जीव है चमगादड़। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। छिपकली सरीसृप जीव है। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी जीव है, कलचिड़ी पक्षी होता है, बिच्छू कीट होता है। तो ऑप्शन देखें, हाँ छिपकली सरीसृप है। यह ऑप्शन आप देखिए, आपको मिलेगा इसमें। तो ये देखिए, ये ऑप्शन से इसमें आपको सरीसृप मिलेगा, छिपकली, चमगादड़ स्तनधारी, कलचिड़ी पक्षी और बिच्छू कीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है? हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि आप बीन बजाएगा तो सांप डांस करेगा। सांप डांस नहीं करता है, ये हमारी एक गलतफहमी है। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि सांप डांस नहीं करता है। सांप करता है क्या? सांप अपने सर को इधर उधर हिलाता है। उसका हिलाने का कारण क्या है? बीन बजाते हुए लगभग लोगों ने देखा ही होगा। तो बीन बजाने का जो काम होता है, सांप को कान तो होते नहीं है कि सांप धुन बीन की ध्वनि को सुने, ठीक है। सांप को कान तो होते नहीं है, तो सांप क्या करता है? सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा जो बीन की ध्वनि सीधे सुनना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सांप को तो कान ही नहीं होते हैं। बीन की मधुर ध्वनि का कोई मतलब नहीं। जब कान ही नहीं है तो कैसी मधुरता? सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, ये कौन सी बात हुई भाई? उसकी आंख देख करके आप किसी का अनुसरण करेंगे? तो जो ऑप्शन सही हुआ कौन सा बच्चा कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण आना। हाँ, सांप क्या करता है? सांप कोई चीज़, सांप को कान नहीं होते हैं, वो सुनता नहीं है, तो करता क्या है कि जो भी जमीन पर हलचल होती है उस जमीन के कंपन को महसूस करता है, उसके अनुसार वो रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो छात्राएं X और Y की क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। X की आयु 12 वर्ष, स्त्री होमोग्लोबिन, ठीक है, 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, और Y की आयु 10 वर्ष है, इसकी स्त्री होमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। तो इन रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? X जो है रक्त क्षीणता अरक्तता की रोगी है, जबकि Y नहीं है। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन सही। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट दी है, 12 वर्ष की कोई महिला है और इसका हीमोग्लोबिन 10.5, लेकिन किसी भी महिला की जो औसतन हीमोग्लोबिन होनी चाहिए वो 12 से अधिक होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो इसमें रक्त क्षीणता की स्थिति होती है वो 12 से कम की हीमोग्लोबिन की होती है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे असम के घर कैसे बनाए जाते हैं? तो जो असम के घर हैं, ठीक है, असम में जो घर बनाए जाते हैं वो मजबूत बांसों के बनाए जाते हैं। हमने आपको असम जो पिछले वाला पेपर था उसमें आपने देखा था, हमने असम के घर को आपको दिखाया था बम्बू के द्वारा कैसे बांस पे घर खड़े किए गए थे। तो इसका जो मिलान होगा असम का, वो कहाँ पे होगा? असम के घर क्या हो जाते हैं? बांस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मिलान होगा वो क्या हो जाएगा? असम का बांस पे सही हो जाएगा। ये बांस पे इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है। मजबूत बांसों के बने ढाल छतें। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं? लद्दाख में जितने घर बनाए जाते हैं ये पत्थर या मतलब इसके जो पत्थर के बने घर होते हैं, फर्श या छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। तो लद्दाख का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लद्दाख का सही हो जाएगा और ये असम का सही हो जाएगा, ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश भी होती है। राजस्थान के घर किससे बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों की बनी छतें। इसमें आपको मैंने असम और राजस्थान के घर ऑलरेडी दिखाए हैं। तो जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? 75 नंबर का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने जो बताया कि ए का 4 ऑप्शन सही था, बी का 2, सी का ए का 5 था, सी का 4 था, डी का तीसरा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन 76 पे, एक दूसरे देश से एक नया छात्र, क्या कह रहा है? एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। भाई किसी दूसरे देश से, हमारे यहाँ भी जब हम लोग पढ़ते थे छोटे कक्षाओं में तो कहीं दूसरे क्लासेस ले आते थे, छात्र आता था जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि छात्र में ऐसी कौन सी विविधता है जो यहाँ पे आएगा और उसके साथ हमारी क्या समानता है। अगर आप एज ए शिक्षक हैं
शिक्षक सोचते हैं कि इसकी कौन सी गतिविधि ऐसी है, तो आप क्या करेंगे, आप सभी जो भी बच्चे हैं वहाँ पे उसमें जो प्रचलित व्यवहार है उनकी समानताओं या उनकी कमियों को आप बताएंगे। तो क्या करेंगे, उनकी समानताओं या कमियों को बताएंगे। तो स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, ये क्यों बताएंगे स्थानीय छात्र, ये ऑप्शन सही नहीं होता है। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आप जब व्यवहारों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके घर की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो जो समानता जो आप दिखाना चाहते हैं कि दो बच्चों के बीच में है, आप उसको बराबर तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है। कक्षा को नए छात्र के देश में बताएं, ये भी गलत है, कोई बताने की जरूरत नहीं। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण, ये भी छोटा बच्चा है, कौन सा दृष्टिकोण भाई, आप कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देनी है कि आप किस क्लास के स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, वो कितना सोच सकता है, कितना समझ सकता है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में सही होंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सके। बिना बोले संचार कैसे किया जा सके, व्हाट्सअप सब लोग चलाते हैं, टेलीग्राम सब लोग चलाते हैं, व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे बिना बोले संचार होता है। बिना बोले संचार की जो बात कर रहा है ये किस पे होता है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे। संचार का मतलब क्या होता है, हम अपनी जो भी हमारी अभिव्यक्ति है, मतलब जो हम कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, अगले तक बिना बोले पहुंच जाए। ये किसके माध्यम से जब पहुंचता है, ये पहुंचता है चैट में। चैट, जो भी चैट हम करते हैं उसके माध्यम से ये पहुंचता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। कैसी वादी, संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। क्या है, उसके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। ये कौन सी बात हुई भाई, कोई जानवर की कान की तस्वीर का उपयोग नहीं किया जाता है। पास के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, ये संरचना की कोई बात नहीं करता। देखो, जब संरचना की बात करता है तो संरचना का मतलब क्या होता है कि वह बच्चा किस प्रकार के नई चीज़ों को सीख सकता है, आपको क्रिएटिविटी को दिखाना है। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। तो एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक, ये सब बड़े लोगों का काम है। ग्राफिक बनाएंगे, एक रूपरेखा बनाएंगे। विभिन्न देशों उनके बारे में छात्रों ने सुना होगा। हाँ, आप लगातार बताते रहते हैं कि भारत में ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा, वहाँ पे ऐसा होगा। कि पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। बिल्कुल, आप ग्लोब ले आएंगे और बताएंगे ये देखिए भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये क्या होगा, एक संरचना को आप जिस संरचना के अनुसार आप दिखाना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस स्थिति में वहाँ पे अवस्थित है, कौन सा पार्ट उसका अक्षांशीय या देशांतरी क्या विस्तार है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे दिखा लेंगे। ठीक है, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्रिएटिव एजुकेशन की बात कर रहा है, क्रिएटिव लर्निंग की बात कर रहा है सक्रिय शिक्षण में। तो सक्रिय शिक्षण में कौन सा छात्र लगेगा, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण, माइंड मैप बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिएटिविटी, ये क्या कहता है, सक्रिय शिक्षण की एक बात करता है कि जो भी छात्र क्या होगा, जो भी श्यामपट्ट में चीज़ें लिखी होंगी उनके बारे में क्या करेगा, अपने विचार मानस चित्रण में देगा। ठीक है, दो छात्र मिलकर फूल के, ये कोई बात नहीं है। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों के बने विभिन्न प्रतिरूपों को चित्र बनाएंगे, ये भी गलत है। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं, ये नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, छात्र क्या करेंगे, श्यामपट्ट पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इनके बारे में वो एक विचार बनाएंगे कि क्या है, इसके बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य है। तो कौन सा, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। पाक शास्त्र किसे कहते हैं, गृह विज्ञान। पाक शास्त्र किसे कहते हैं, खाना बनाने का शास्त्र। इसे क्या बोलते हैं, खाना बनाने का शास्त्र।
तो खाना बना कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, ये कोई बात नहीं है कि आप सैंडविच बना के दिखाएंगे। छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, ये भी कोई बात नहीं हुई। भाई आप प्रामाणिक कार्य की बात कर रहे हैं, आप प्रामाणिक कार्य की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि गेहूं के आटे के व्यंजन की आप सूची बनाएंगे। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। हाँ, इस तरीके की क्रियाविधि क्या करती है, पाक शास्त्र को भी नोट करती है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को, भाई वो सैंडविच बनाएगा, कल को जल जाएगा, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एज ए शिक्षक आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे और आपको जो ऑप्शन ये लगेगा कि छोटे बच्चे के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा, तो उसके लिए आप वही ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। भाई भावनाओं की बात कर रहा है, क्यों सिखा रहे हैं। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है समाज में रहने के लिए, और अपने और एक दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा आंसर होगा। अभी और ऑप्शन देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो ईवीएस का सेक्शन होता है, हमने आपको बताया था क्या कि इसमें राजनीतिक, सोशल और वैज्ञानिक इस प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए ईवीएस सेक्शन पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें कुछ दिव्यांग है, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति नहीं, कोई दिव्यांग की आवश्यकता नहीं है। दिव्यांग को हम समावेशी शिक्षा में ले आते हैं, समावेशी शिक्षा में इनको एक साथ एक ही तरीके की शिक्षा, कोई ऐसी भावना नहीं होती है। ठीक है, आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं और दूसरी ओर भावनाओं नहीं, हम कोई मनोवैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हैं। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन का गहरा संबंध है, ठीक है संबंध होगा, लेकिन हमारी बात इसकी ईवीएस को पढ़ाने की इस तरीके से नहीं है। ठीक है, जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा 1 नंबर। मैंने आपसे पहले कहा कि यही इसका ऑप्शन बहुत सही आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उन्होंने को ग्लोब दिखाया गया, वो ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। क्या उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच में रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं हैं। उजायरा ये पूछती है कि देखो क्या है, जो विभिन्न देश हैं इनके बीच में ये ऐसे ऐसे क्या है रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं, ये उजायरा पूछ रही है। ठीक है, सहमीर क्या कह रहा है कि दोनों होने ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी हैं, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। तो उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सहमीर को इन दोनों रेखाओं के बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये कक्षा 5 की एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देखेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं, ये इसकी कोई समझ नहीं विकसित करेगी। ठीक है, वो तो अपना ट्रैफिक का एक अलग रूल है। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। बिल्कुल, जो भी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बनाए गए हैं किसी भी ग्लोब में, वो ज़्यादातर ज्यामितीय बिंदुओं को आलेखित करने के लिए। हमने अभी आपको बताया था ग्लोब में जो रेखाएं अक्षांशीय विस्तार बनाए गए वो प्रति सेंटीमीटर, आपने जो वो देखा है क्या नाम ग्राफ बुक देखा, उसमें ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं, उसमें एक खाने को एक मानक के रूप में माना जाता है। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ग्राफ को। तो वही जो एक मानक को माना जाता है, वही अक्षांशीय और देशांतरी में भी उसी मानक को, उसी सेंटीमीटर के अनुसार, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मानचित्र बनाया जाता है वो ग्राफ बुक पर ही बनाया जाता है, बस उसकी जो रेखाओं को है बाद में हटा दिया जाता है। आप कोई भी मैप देखेंगे उसमें आप देखेंगे तो बहुत मतलब बारीक दिखता है, तो उसमें ग्राफ बुक की वो सारी लाइनें आपको दिख जाएंगी, वो बैकग्राउंड में पीछे बहुत बारीक बारीक रूप में दिखता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। ऐतिहासिक स्मारक की बात कर रहा है, उसके लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है। विद्यार्थियों को पता चलता है कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग किया था, सही है।
छात्र ताजमहल की वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। ये छोटा सा छात्र है, ये कहाँ करेगा। आगे बढ़ते हैं। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन एकदम सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि छात्र क्या करेंगे, जो भी गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियां हैं उनके उद्देश्य क्या रहे होंगे, मतलब कि उस सामग्रियों को जो निर्माण करने के लिए बनाए गए थे वो किस कारण से बनाए गए होंगे, इसके लिए छात्र क्या कर सकता है, इन्हीं आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकता है। और ये जो वर्गीकरण होगा वो एक शैक्षिक उद्देश्य उस ऐतिहासिक स्मारक के विषय में हो जाए कि उसको हम किस प्रकार से माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं, ये कितना पुराना है, ये कब से बनाया गया है और ये बनाया क्यों गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो तीसरा नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगला 84 नंबर क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लाए हैं। ठीक है, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों को, ये शिक्षक कह रहा है, अगर शिक्षक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खुली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना। इनका कहना है कि अगर भाई गोंद की जो बोतल मैं ले आया हूँ अगर ये खाली हो गई तो आपको नई बोतल नहीं मिलेगी और गोंद को आप किफ़ायतीपूर्वक उपयोग करें। तो छात्र क्या करेंगे, नीचे निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी। तो कौन सी क्रिया, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि इन प्रोजेक्ट में गोंद का उपयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ऐसा पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबके लिए पोस्टर कहाँ से लगाएंगे भाई, किसी को कोई बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला ये है कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हों। बिल्कुल सही, ये हो सकता है भाई, आप सभी छात्रों से कहें कि अपनी परियोजनाओं पर आप काम करिए और उन सभी चीज़ों पर आप लिस्ट बनाइए जो इसमें गोंद की आवश्यकता होती है, जिसमें गोंद की आवश्यकता होती है उसको आप देख लीजिए और उसी के अनुसार आप गोंद का उपयोग करिए। ठीक है, जिसका जो 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कह रहे हैं प्रयोग के उपयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका जो विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। हाँ, ये प्रयोग को आप दर्शा सकते हो भाई, प्रयोग करके आप देखते हो चीज़ों को, आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करके आप चीज़ों को बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। तो भाई कौन सा तरल तेजी से बहता है, आपने क्या किया, एक प्लेट लिया, प्लेट पे एक बूंद डाला, बूंद डालने से आपने तिरछा किया तो तरल तेजी से बहा। जिसमें बहाव ज़्यादा होगा, मतलब जो तरल ज़्यादा पतला होगा, ज़्यादा तेजी से बहेगा, तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। आगे ये ऑप्शन तो मान लीजिए सही हो गया। ठीक है, आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पता लगाने के लिए कि मानव आँख की कितनी दूरी पर देख सकता है, प्रत्येक छात्र को 2 से वर्णमाला पढ़। ये कोई बात नहीं हुई भाई, ये कौन सा प्रयोग हुआ, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी, ये भी कोई नहीं हुआ। अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जमीन पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाएं, ये भी नहीं हो। तो इसका जो ऑप्शन सही था वो यही ऑप्शन इसका सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। आकर्षक या प्रारंभिक की बात कर रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तापमान, अवस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतर को वर्णन करना, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। छोटा छात्र है, आप टोपी दिखाओगे तो समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हो। आप छाता दिखाओगे, बरसाती दिखाओगे, स्वेटर दिखाओगे, तो ये सब चीज़ों से आप दिखा करके छात्रों से ऋतुओं के बारे में बिल्कुल पूछ सकते हो। तो ये ऑप्शन 100% सही होगा। ठीक है, आपको जो भी ईवीएस के कंटेंट हैं, आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि सारे ईवीएस के जो भी कंटेंट हैं आपको ये क्लास 5 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में आपको सोच के देना है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अधिगम उद्देश्य क्या? छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? किसका परीक्षण करता है कि छात्र हो जाए संचारी और गैर संचारी का मतलब क्या होता है? जिसको वायरल द्वारा फैलता है, जिनको वायरल द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं और मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही बात करता है। कोविड का प्रसार किससे होता है? वायरल द्वारा होता है। मधुमेह का प्रसार क्या होता है? एक बीमारी है जो लोगों में इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी कमी से होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो इसके संचारी और गैर संचारी की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। किसका उपयोग करना चाहती है? प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? भाई कोई शिक्षिका है, छोटे बच्चे हैं, उनको विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने के लिए उनकी वास्तुकला कैसी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, आज के बारे में बेहतर ढंग से सिखाना चाहती है, तो किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी? तो इसमें क्या है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। किसका? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता और ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करते हैं? एक आभासी वास्तविकता की बात करते हैं। कैसे? हम क्या बताते हैं कि भैया ये क्या नाम है, ये देखो ऐसे क्या है, हमारा ताजमहल है, हम ताजमहल बनाने की बात करते हैं। तो जो आभासी काम करते हैं, हम आभासी वास्तविकता की बात करते हैं। आभासी रूप से क्या चीज़ें वास्तविक है, या हम ताजमहल को दिखा करके इस तरीके का उपयोग करते हैं। तो जो आभासी वास्तविकता की बात है, हम छोटे बच्चों के साथ वो करते हैं। छोटे बच्चे किसी डिज़ाइन को बना नहीं सकते हैं, किसी चीज़ों को कर नहीं सकते हैं, तो उनको हम दिखा करके और इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षक जो खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है कि खाद्य को आप किस प्रकार से परीक्षित कर सकते हैं, परीक्षण उसका कैसे कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़, चिप्स, दही और कच्चा आम। पापड़ क्या होता है? पापड़ को जब आप जब पापड़ निकाला जाता है तेल से तो बहुत गर्म होता है, कुरकुरा होता है। ठीक है, पापड़ क्या होता है? कुरकुरा होता है, और जैसे ही पापड़ ठंडा होता है क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। तो जो एक प्रक्रिया है ये तुरंत होने वाली प्रक्रिया है। चिप्स के साथ भी होता है, जब ऑयल से निकाला जाएगा, तेल से निकाला जाएगा तो कुरकुरा होगा, बाद में मुलायम हो जाएगा। दही एक लंबी प्रक्रिया है। कच्चा आम से पक्का आम बनने में एक लंबी प्रक्रिया है। तो अगर सिखाने की बात है तो पापड़ और चिप्स, इसका 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ईवीएस सेक्शन के जितने भी एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। आप चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसकी अपडेट मिल जाए। हाँ, दूसरी बात क्या है कि आप उन सारे टर्म को आप देखते रहिए कि आपको जो छोटे बच्चों का क्लास 5 तक के बच्चों को आपको जो पढ़ाना है वो क्या, उनकी समझ कितनी होगी, उनको किस प्रकार से, उनको हर चीज़ दिखा के ही पढ़ाना है। आप दिखा के ही बता सकते हैं, उनको कोई चीज़ आभासी माध्यम या काल्पनिक रूप से आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।